This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः फाल्गुन कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 21 मार्च 2022 चरक निवासन अध्याय 7 कृमि शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। चिकित्सितत्वकलेशां समासेन उपदिश्य पश्चात विस्तरण उपदेक्षामः। तो इनकी चिकित्सा जो है वो पहले संक्षेप में बताकर फिर बाद में विस्तार से उसके बारे में कहेंगे। तत्र सर्वकृमिणाम अपकर्षणम एवादितः कार्यम। तो सभी कृमियों के बारे में शुरू में अपतर्पण ही करना है। ततः प्रकृति विघाता अनंतरम निदानोक्तानां भावानां अनुपसेवनम। और फिर प्रकृति विघात और फिर निदानोक्त जो भाव है उनके कारण स्वरूप में बताए गए उनका अनुपसेवन, उनका त्याग करना, उनका सेवन नहीं करना, ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। तो ये अपकर्षण जो बात बताई गई है वो खास करके इस प्रकार के जो दिखने वाले कृमि है या सूक्ष्मत्केचित् अदर्शनाः ऐसे है लेकिन वो निकल गए बाहर और उनके जरिए जो लक्षण निर्माण हो रहे थे वो शांत हो गए तो भी ठीक इस प्रकार का है। तो पहले बाहर निकालना है। तत्र अपकर्षणं हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य उपकरणवता अपनयनम अनुपकरणेन वा। तो अपकर्षण जो है वो हस्तेन अभिगृह्य हाथ से पकड़कर विमृश्य उपकरणवता अपनयनम उपकरणेन वा। और एक तो इसमें उपकरण भी काम में ला सकते हैं, टूथ से वगैरह इस प्रकार का कुछ प्रयोग करेंगे और वो अगर पकड़ने लायक है या ऐसा हो सकता है कि आधा बाहर आया हो और पूरा निकल नहीं रहा है तो फिर उसको हाथ से, नहीं तो अनुपकरण नवा, उपकरण नहीं है तो हाथ से ही पकड़कर उसको बाहर निकालना।
स्थानगतानां तो कृमीणां भेषजिन अपकर्षणं न्यायतः। स्थानगत जो कृमि है उनका औषध से अपकर्षण करे। ये ओपन वुंड्स में भी अगर मैगेट्स है तो उनको भी इसी प्रकार से हाथ या उपकरण से बाहर निकाल सकते हैं, एक एक तो निकाल के बाहर नष्ट करना इस प्रकार का है। शिरो विरेचनम वमनम विरेचनम आस्थापनं च इति अपकर्षण विधि। तो औषधों के द्वारा इनका अपकर्षण करे तो 4 प्रकार के हैं। शिरो विरेचनम, तो मस्तक में इस प्रकार से कृमि है तो शिरो विरेचनम इस प्रकार का देना है। अब इस प्रकार की कुछ कथाएं इसके बारे में प्रचलन में है। वमनम विरेचनम, आमाशयगत या कफज कृमि है तो वमन, विरेचन ये खास करके पक्वाशय या आंतों में कृमि है तो आस्थापन, और आस्थापन बस्ती भी इस प्रकार से दे सकते हैं जिससे कि कृमि उद्वेजित होकर बाहर निकल आएंगे इस प्रकार से। प्रकृति विघातस्तु येषां कटुतिक्त कषाय क्षारोष्णानां द्रव्याणां उपयोगः। इसका प्रकृति विघात करने के लिए कटुतिक्त कषाय और क्षार और उष्ण इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है। यच्च अन्यदपि किंचित श्लेष्म पुरीश प्रत्यनीकभूतं तत्स्यात् इति प्रकृति विघातः। और जो भी कुछ कफ और पुरीश के विरोधी इस प्रकार का होगा वो भी इसमें उपचार इस प्रकार से होगा। इति प्रकृति विघातः। तो ये प्रकृति विघात है। अनंतरम निदानोक्तानां भावानां अनुपसेवनम यदुक्तम निदान विधौ तस्य विवर्जनम तथा प्रायाणम च अपरेषां द्रव्याणाम। तो निदान विधि में जो बताए गए हैं तस्य विवर्जन, उनका विवर्जन करना, तथा प्रायाणम च अपरेषां द्रव्याणाम, उसी प्रकार के प्रायः जो द्रव्य है उन्हीं सभी का भी त्याग करना इस प्रकार का है। अब कुष्ठ के बारे में बताते हुए सर्वाणि कुष्ठानि स वातानि स पित्तानि स श्लेष्माणि स रक्तानि स कृमीणि च भवन्ति, इस प्रकार का निर्देश सुश्रुत में आया है। तो कुष्ठ चिकित्सा में कृमि की चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार की रहेगी, और उसमें जो योग है उसमें से काफी योग इस प्रकार से कृमि का भी कृमि के भी ट्रीटमेंट करते हैं। इति लक्षणतः चिकित्सितम् अनुव्याख्यातम् एकदेव पुनः विस्तरेण उपदेश। तो चिकित्सा किस प्रकार से करनी है ये मैंने संक्षेप में इस प्रकार से बताया, अभी विस्तार से यही बात बताते हैं। तो इसमें मकुष्ठा कृमिकारिणा ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी रूढ़धान्य या स्प्राउट्स लेना अच्छा है ऐसा अनुपत के अनुसार प्रचलन में है। तो किसी सामान्य घर में भी हफ्ते में 2-3 बार इस प्रकार से स्प्राउट्स का सेवन किया जाता है, चाहे मूंग हो, मकुष्ठ हो या और कोई इस प्रकार के इस प्रकार के। तो इसमें ये बात है कि मकुष्ठा कृमिकारिणा, मकुष्ठ खास करके कृमि निर्माण करने वाले हैं, और उड़िद जो है, माश जो है वो भी प्रभुताभ्यंतर मला पुरुष निर्माण करने वाला ज्यादा मात्रा में इस प्रकार का है। तो वो भी इस प्रकार से अगर सेवन में ज्यादा है तो ये कृमि होने की संभावना बढ़ती रहेगी। अब साउथ में जहाँ उड़द का बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन है और पीढ़ियों से है, सैकड़ों वर्षों से है इस प्रकार से, वहाँ वो सात्म्य इस प्रकार का है। लेकिन मध्य भारत या उत्तर भारत के बारे में सोचेंगे तो इतनी बड़ी मात्रा में फर्मेंटेड फूड या उड़द या दही इस प्रकार का सेवन अपेक्षित नहीं है। तो ये सभी कृमि निर्माण करने में भी मदद करते हैं, और क्लीनत्व निर्माण करना, भेदभाव निर्माण करना एक इसकी खासियत इस प्रकार की है। तो उन सभी बातों को ध्यान में इस प्रकार से रखना पड़ेगा। अथयनम कृमिकोष्ठम आतुरम अग्रे षड्रात्रम सप्तरात्रम व स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य स्वभूते एनम संशोधनम प्रायपायिता अस्मि इति क्षीर गुड़ दधि तिल मत्स्य अनुपमांस
पिष्टान्न परमान्न कुसुम्भ स्नेह संप्रयुक्ते भोज्यैः सायं प्रातः च उपपादयेत् समुदीरणार्थं कृमिणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिषक्। तो कृमि कोष्ठ जो रोगी है उसको 7 रात्र या 6 रात्र या 7 रात्र स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य, स्नेह स्वेदन करके। अभी यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया है कि अभ्यंतर स्नेह है या बाह्य स्नेह है, केवल स्नेह स्वेदन इस प्रकार का बताया गया। लेकिन स्नेह स्वेदाभ्याम ये विवेचन किया गया है, तो संभवतः स्वेद और स्नेह दोनों साथ में करने हैं, तो ये बाह्य स्नेह की बात इस प्रकार की है। अभ्यंतर स्नेहपान अगर हम प्लान करते हैं तो थोड़ा एक कृमि के हिसाब से देखकर प्लान करना पड़ेगा कि किस प्रकार के द्रव्यों को दे सकते हैं अंदर। स्वभूतेन संशोधनम प्रायितास्मि, कल मैं इसको शोधन देने वाला हूँ। इति क्षीर गुड़ दधि तिल मत्स्य अनुपमांस, तो दूध गुड़ गुड़ दही तिल मत्स्य अनुपमांस पिष्टान्न, ये मीठा इस प्रकार का था, या पिष्टान्न इस प्रकार का। परमान्न, ये खीर को परमान्न कहा जाता है, मधुर इस प्रकार का। कुसुम स्नेह से संप्रयुक्त ही भोज्य, और कुसुम स्नेह तो ये कृमि को चालना देने के लिए उपयुक्त है। तो कहीं दूसरी जगह कृमि हो तो भी वो कोष्ठ में आ जाएंगे। समुदीरणार्थम कृमिणाम कोष्ठाभिसरणार्थम च विषय, उनका उदीर्ण हो जाए और वो कोष्ठ में प्रवेश करें। एक्यूट एपेटाइटिस में कभी कभी कृमि या निदान होता है और सब कृमि वहां पे इकट्ठा इस प्रकार के रहते हैं। रिंक्लेम्ड एंड अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स यूएसजी में दिखता है। ऑपरेशन करने को पता चलता है कि वास्तव में वहां पे कृमि है, इस प्रकार से बड़ी मात्रा में कृमि है। तो शिगुरु एक अच्छी दवा है जो विद्रधि के लिए भी काम में आती है और कृमि के लिए भी काम में आती है। तो मैं इससे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के मरीजों को मुद्ग और शिगुरु यूज इसके ऊपर रखता हूँ। दोनों मिला के यूज बनाना है इस प्रकार से। और फिर अगर कृमि है तो भी बाहर निकल आते हैं, और विद्रधि है तो उसका शमन इस प्रकार से होने लगता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अथ व्युष्टायां रात्रां सुपोषितं सुप्रजीर्णभक्तं च विज्ञाय आस्थापन विरेचनं वमन विरेचने हि तदह एव उपपादयेत् उपवादनीयश्चेत् स्यात् सर्वान् परीक्ष विशेषान् परीक्ष सम्यक्। अभी एक रात निकल जाने के बाद वृष्टायाम रात्राम सुपोषितम, वो रात में अच्छे तरह से सोया है। सुप्रजीर्ण भक्तम, उसका जो अन्न है उसका भक्षण हुआ है। इसमें ये जो खाना खाने के लिए बताया है वो सुबह और शाम, सायं प्रातः च उपपादये, इस प्रकार से बताया गया। तो जब हम वमन देने से पूर्व इस प्रकार का तत्व उत्कलेश का आहार देना चाहते हैं तो वो कब देना है? हाँ, जनरली हम करते थे शुरू में वो सायंकाल में देते थे, और उसमें दही वड़ा या उड़द दाल का प्रयोग करके कुचरा इस प्रकार से ये प्रधान रहते थे। कुछ पित्त का अनुबंध है तो खीर बताते थे। लेकिन ये शाम को खाना जरूरी है, सूर्यास्त से पहले ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर रात में देरी से खाया और उसका पचन नहीं हुआ तो सुपोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम ये बात नहीं हुई, और ये भी एक वमन में बाधा निर्माण कर सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाना खाए उसका पचन अच्छे तरीके से और आपकी नींद अच्छी हो, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहता है। अच्छे सर्जन्स एक आदत बनाते रहते हैं कि जिसका कल ऑपरेशन है उसको शाम को मिलते हैं आकर, सिर्फ उसको पूछने के लिए कैसा है, सब ठीक है ना, और डरना नहीं, रात में सो जाना, कल सुबह ऑपरेशन के लिए ले लेंगे, खाली पेट रहना है वगैरह। लेकिन ये विजिट
पेशेंट से मिलना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और सीधा मरीज टेंशन में है कि कैसे करेंगे ऑपरेशन और क्या होगा मेरा, मैं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, कॉम्प्लिकेशन होगी क्या वगैरह, तो इसमें ऑपरेशन में बाधाएं इस प्रकार की आ सकती है। तो अभी हम कम से कम उससे फोन पे बात करें, आश्वस्त करें उसको कि ठीक है कल करना है वमन और शाम को खाना जल्दी खा लिया तुमने और अच्छी तरीके से सो जाना, कुछ सोचना नहीं, सुबह इतने बजे यहाँ पे आना है इस प्रकार से। तो ये मुद्दा अहम है कि सायंकाल का खाना जल्दी होना है, लघु होना है इस प्रकार से थोड़ा सा, और उसका पचन होना जरूरी है। नहीं तो इन्होंने प्रातः तो बोला है तो सुबह में ये दही वड़ा वगैरह इस प्रकार से दे सकते हैं और शाम को केवल चावल की खीर वगैरह इस प्रकार से दे सकते हैं। तो शायद ये पचन होने का वगैरह इसका जो सवाल है वो नहीं रहेगा। लेकिन ये आवश्यक है, और अगर पचन नहीं हुआ हो, विबंध हो गया हो, तो फिर वमन में बाधा हो सकती है और व्यापक इसमें हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। सर एक ही दिन में वमन विरेचन और आस्थापन ये तीनों देने हैं, ये थोड़ा अजीब है। एक केवल कुर्मी के हिसाब से ही ये बात बताई गई है कि एक ही दिन में ये सब करना है। अथा आहार इति ब्रूयात्। एकाच दिवसात आहे, आलं एक पुढे आलं त्याला सगळं करायचं, आधी आस्थापन नाही का? तो अथ आहार इति ब्रूयात्, ये थोड़ा अजीब है कि आहार ऐसा बोले। आहार का मतलब हरण कर, निकाल, बाहर निकाल इस प्रकार से इसको बोलना है। ये मूलक सर्षपक वगैरह जो सब वनस्पतियां प्रयोग में हम लाने वाले हैं, तो उस औषध योग को ऐसा है तो निकालो बाहर, आहार इति ब्रूयात्। मूलक सर्षप लक्षण करंज शीघ्र मधु शीघ्र खर पुष्पा भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक पर्णाक्ष पर्णास क्षवक फणिजटानि सर्वाणि अथवा यथालाभ। तो इसमें से सभी या जो प्राप्त हो वो तानि आरुह्य तानि आहूतानि अभिसमीक्ष्य खण्डशः छेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य, तो अभिसमीक्षा उनकी पूरी देखभाल करें, उनको देखे कैसे है ये इस प्रकार से जो पिलाए गए हैं। गोमन विरेचन आस्थापन सब एक ही दिन करने, दिन देने के पीछे क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि कुर्मी अंदर न रहे थोड़े भी, सभी मार्ग से कुर्मी निकल आए, ये करने के लिए ये है। एक होमन कर देंगे, फिर 15 दिन के बाद विरेचन करेंगे, तो बीच में फिर कुर्मी बढ़ने की आशंका इस प्रकार की होगी। तो अपकर्षण यही प्रधान चिकित्सा है और उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है, यही अहम मुद्दा इस प्रकार का है। बलाचा विचार करायलाच पाहिजे ना, तर वरती दिलंय सर्वान परीक्ष विशेषान परीक्ष सम्यक, तर ते नाही आहे, स्नेहपान नाही वाटत आहे, स्नेहस्वेदन असं बाह्य आहे। तो हाँ, सुप्रक्षालित स्थानीय, और ये भी सभी द्रव्य जो अच्छे तरीके से धो लेना है इस प्रकार से। गोमूत्रेण अर्धोदकेन अभिषिच्य साधे सततम अवघट्टेन द्रव्य, तो जिसमें आधा पानी डाला है इस प्रकार के गोमूत्र से अभिसिंचन करके आला से सततम अवघट्टेन द्रव्य, तो द्रव्य से उसको
सतत अवघर्षण इस प्रकार अवघटन करते रहे। तम उपयुक्तम उपयुक्त भूयिष्ठे अंबसि गतरसेषु औषधेषु स्थालीम अवतार्य सुपरिपूतं कषायं सुकोष्णं बदनफल पिप्पली विडंग कल्क तैलोपहितम। स्वर्जिका लवणितम अभ्यासिच्च वस्तु विधिवत आस्थापयतेन। तो पहले विरोध देना है, आस्थापन बस्ती इस प्रकार का देना है। तो ये पानी में उसका काढ़ा बनाना है। आप इसमें गोमूत्र मेन है, उसका आधा पानी है। लेकिन उपयुक्त भूयिष्ठ है बस। तो पहले ये गोमूत्र में आधी अवघट्टेन डालना और फिर उसमें जितना पर्याप्त पानी है उतना पानी डाल के गतरसेषु औषधेषु थाली में होता है। और औषध जब गतरस हो जाएंगे तो उसमें रस बिल्कुल नहीं आएगा। कल का अगर थोड़ा खा के देखेंगे तो एक गतरस औषध है, ये काफी जगह आता है। स्नेह सिद्ध करने के समय भी गतरस इस प्रकार का, या काढ़ा बनाने के समय भी गतरस इस प्रकार का आता है। तो उतनी देर तक उसको उबालना है कि तब तक वो पूरा अंश रस जो है वो काढ़े में निकल आए, तभी काढ़ा हो गया ऐसा समझना है। वस्तु विधिवत आस्थापयन। हाँ, उसमें मदन फल पिप्पली क्रीडंग कल्क तैलोपहितम। तो इसमें ये सभी द्रव्य डालने हैं, मदन फल पिप्पली क्रीडंग कल्क तैल इस प्रकार से। स्वर्जिका लवणितम, स्वर्जिका से इसको लवण रस प्राप्त किया गया है, लवणित इस प्रकार का। स्वर्जिका यानी कि सोडा बाइकार्ब इस प्रकार से कहते हैं। अभ्यास इच्छ वस्तु विधिवत आस्थापयतेन, बस्ती में वो धारण करके, यानी कि जो बस्ती पुटक है उसमें रख के विधिवत आस्थापयतेन, उसको विधिवत आस्थापन करें। तथा अर्क अनर्क कुटज आड़ती कुष्ठ कैडर्य कषायण। ये दूसरा इस प्रकार का बात बताया गया कि इसका अर्क अलर्क कुटज आड़ती कुष्ठ कैडर्य। तो इसमें कैडर्य भी आया है। कैडरिया का मतलब ये कड़ी पत्ता या करी इस प्रकार से कहते हैं। तो ये भी कृमि के लिए अच्छा है। तो इसकी चटनी तो बनती है मेरे ख्याल में। कड़ी पत्ता, विडंग, लहसुन, इन सभी को लेकर और फिर थोड़ा नमक इस प्रकार की चटनी बनेगी तो शायद ये कृमि रोग में प्रयोग में लाएंगे। और उसमें अगर सूखापन कुछ चाहिए तो गाढ़ा जो बोलते हैं फुटानी, उसका प्रयोग करें। और चाहिए तो थोड़ा तीखा डालें, मिर्च डालें इस प्रकार से, नहीं तो मरीच डालें, ये भी एक बात हो सकती है। तो इस प्रकार की चटनी बनाकर अगर हम क्लिनिक में डिस्पेंस करेंगे इसको और फिर सब्जी या इसके साथ रोटी के साथ लेना है ऐसा कहते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तथा शीघ्र पीलू कुस्तुंबु कटुक कटुका सर्षप कषाय तथा अमलक श्रृंगवेर दारू हरिद्रा पिछुमर्द कषाय। तो ये तो आसान है, अमलक श्रृंगवेर दारू हरिद्रा और पिछुमर्द का मतलब नींद इस प्रकार का है। मदन फलादि संयोग संपादित करना, मदन फलादि तो कॉमन है। त्रिवारम सप्तरात्रम व आस्थापय, 3 बार या 7 रात्र इस प्रकार से आस्थापन करें।
प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तु प्रत्याश्वस्तं ततः एव उभयतो भागहरं संशोधनम पाये युक्त्या। तो ये थोड़ा अजीब है। अगर 3 बार आस्थापन देते हैं तो शायद हम 3 पुटकों के बारे में सोच सकते हैं कि वही पुटक रिपीट करना है, जब तक वो पूरी तरीके से निकल नहीं आते तब तक ये करते रहना है। और उसी दिन उसको प्रत्यागम होने के बाद प्रत्याश्वस्त ततः एवं उभयतो भागहरं संशोधनम पाये युक्ता। दोनों तरीके से शोधन करने वाला इस प्रकार का शोधन द्रव्य देना है। तस्विधि उपदेक्षते मदनफल पिप्पली कषायस्य अर्धांजलि मात्रेण त्रिवृत कल्काक्ष मात्रम आलोट्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्। तो मदनफल पिप्पली कषाय वो अर्धांजलि मात्रेण त्रिवृत कल्क अक्षमात्रम आलोट्य, इसमें एक अक्षमात्र त्रिवृत कल्क इस प्रकार का डाल के पातुमस्मै प्रयच्छेत् तदस्य दोषम उभयतो निर्हरति साधु। तो ये वमन और विरेचन दोनों करता है, शुरू में वमन करेगा बाद में विरेचन करेगा, इस प्रकार से। कृमि पूरी तरह से बाहर आ गई है, इसके लक्षण क्या होंगे? बताना मुश्किल है, लेकिन एक बार ये चिकित्सा होने के बाद जिस कारण के लिए हमने ये दुर्भिन्न चिकित्सा दी है वो लक्षण सभी बंद हो जाते हैं, लक्षण मिट जाते हैं और स्वास्थ्य सुधरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये पूर्वी कोष्ठ इस प्रकार की है स्थिति, तो बार बार बनते रहते हैं, तो प्रकृति विघात और निदान परिवर्तन यह आवश्यक है। तो अगर कुछ बचेंगे भी तो प्रकृति विघात होने के कारण बच नहीं पाएंगे, बाहर निकलते रहेंगे। इसमें जीवित कृमि का निकलना और मरे हुए कृमि का निकलना, ऐसे दोनों भाग दिखते हैं, दोनों तरीके से दिखता है। तो जब जिंदे कृमि निकलते हैं जीवित इस प्रकार के, तो समझ लेना है कि उनके लिए अनुकूल भूमि अंदर अभी भी है, इसलिए वो जिंदा है। अगर ये प्रतिकूल इस प्रकार की हो जाएगी तो बच नहीं पाएंगे और फिर पुरुष के जरिए निकलते रहेंगे, वो मृत इस प्रकार के कृमि निकलेंगे। तो प्रकृति विघात हो रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब निदान अनुपसेवन हो जाने से आगे फिर से बढ़ने की संभावना इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो हमें सोच समझकर इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। अभी 7 रात की जो बात बताई गई कि 7 रात तक ये आस्थापन देते रहना है इस प्रकार से, वो तो उसी दिन फिर ये नहीं पॉसिबल होगा कि उसको वोमन विरेचन वगैरह ये सब करेंगे। तो त्रिवार ये एक बात हो सकती है, नहीं तो एक बार दे दिया और फिर वोमन विरेचन दे दिया इस प्रकार से। अब बात यह है कि बस्ती कब करना है। जनरली अभी प्रोटोकॉल वगैरह में जो प्रचलन है, वो सुबह 10-11 बजे निरोह बस्ती जो है वो देते रहते हैं। और फिर विकाराय निरोह से भवन्ति प्रचलैर्मलैः तस्ते सुपुष्पाभिषिक्तस्य आदियुक्तवसश्रमम्, इस प्रकार की बात कही गई है। तो उसको स्नान करवाना है और खाना खाने के लिए दे देना है, तो उसके ये सभी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। अब यहाँ आगे उसको वोमन विरेचन अगर देना है तो उसी दिन इस प्रकार से, तो ये बस्ती होने के बाद, निरोह बस्ती होने के बाद तुरंत वोमन विरेचन वाली दवा देनी है, तो ये दोपहर में आ जाएगा। नहीं तो शाम को अगर निरोह बस्ती देते हैं, उस रात को कुछ नहीं करते, 3 बार ये निरोह देके फिर स्नान करके सुला दे और सुबह है उसको वमन और विरेचन वाली दवा दे दे, तो शुरू में वमन होगा फिर बाद में विरेचन होगा और फिर जो संसर्जन क्रम है वो करना है। लेकिन तद अहा एवं ये जो बताया गया है उभय तो भागर, तो इसके जरिए दिखता है कि ये सुबह ही निरोह इस प्रकार का देना है और फिर वमन विरेचन सब करवाने हैं। अब निरोह एक तरीके से वात की चिकित्सा है, वात दोष की चिकित्सा है, तो वो वात काल में देना उचित है क्या, ये बार सोचना पड़ेगा। और
सूर्योदय से पहले रात्रि का अंतिम प्रहर प्रातःकाल, तो उसमें अगर बस्ती दे देते हैं और फिर उसके बाद में सुबह ये वमन विरेचन देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब में दिन की शुरुआत होती है वो सूर्योदय से, तो तद रहा ये नहीं रहेगा। अगर प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ये दे देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर यही ठीक है मामला कि सुबह 10-11 बजे इस प्रकार से ये बस्ती, निरोह बस्ती इस प्रकार का दे दे और फिर उसका प्रत्यागम होने के बाद तुरंत वमन विरेचन ये करवाए। अब तो खाना तो नहीं दे सकते, स्नान करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर भूख लगेगी और हम वमन विरेचन की दवा दे देंगे तो मालूम नहीं है, करके देखा नहीं है इस प्रकार से कृमि कोष्ठ ऐसा ही निदान किया है और बड़ी मात्रा में कृमि में चिकित्सा करनी है। तो वो एक बात हो सकती है कि नहीं तो कुछ लिक्विड मुद्दे यूज वगैरह या मधुशिकरू इस प्रकार का यूज देना और फिर वमन और विरेचन, उसके बचन होने के बाद वमन और विरेचन देना, ये बात हो सकती है। लेकिन ज्यादा देर भी नहीं जाना चाहिए बीच में और आशक्ति भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सब हम तीनों कर रहे हैं तो आशक्ति आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बल अच्छा है रुग्ण का, ये देखकर ही करना है, ये बात ध्यान में रखें। और नहीं तो शमन के रूप में इस प्रकार से कृमि चिकित्सा करते रहे और कृमि थोड़े थोड़े बदकर निकलते रहेंगे, प्रकृति विज्ञान करेंगे तो मरे हुए निकलेंगे और फिर निदान अनुभव सेवन से मुक्ति, रोग से मुक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। तस्य विधि मदनफल पिप्पली कषायस्य अर्धांजलि मात्रेण, तो मदनफल पिप्पली का कषाय अर्धांजलि की मात्रा में और त्रिवृत कल का अक्षम अक्षम मात्रा आलोक्य, उसमें 1 तोला त्रिवृत कल्क इस प्रकार के डालते पातुमस में प्रयच्छेद तदस्य दोषम उभय तो निर्भरति साथ। तो ये दोनों मार्गों से हे सर्व उपक्रम पाठोपाठ करण्यासाठी रुग्ण बराच बलवान असावा लागेल। वही है, बलवान है अगर तो ही इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं तो पहला जो मुद्दा बताया था 3 बार या 7 रात्र इस प्रकार से अनुवाद निरोह देते रहने हैं इस प्रकार से, और एक बार पुरुष कृमि से ही शुरुआत की है। चरकाचरण में जो शुरुआत की है वो पुरुष कृमि से शुरुआत की है। आग्नेय ने भी सवाल पूछा पुरुष कृमि के बारे में था, फिर आत्रेय ने उसको 4 प्रकार के कृमि इस प्रकार के मलज वगैरह इस प्रकार से बताए, लेकिन मूल रूप से ये पुरुष कृमि इस प्रकार के हैं, तो शायद वहां से शोधन की शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एवमेव कल्पोक्तानि वमन विरेचनानि प्रतिसंसृज्य पायेदेन बुद्ध्या सर्वविशेषान् अवेक्षमाणो। तो कल्प स्थान में जो वमन विरेचन बताई गई है उसकी योजना करनी है। इसमें प्रतिसंसृज्य पायेदेन बुद्ध्या सर्व विशेषान् अवेक्षमाणो कि बुद्धि से सभी जो विशेष है उसको देखना है, समझना है और फिर उसको लेकर आगे जाना है। संसृज्य मिश्रीकृत्य, तो सभी भावों को भली भांति ध्यान में रखते हुए ये चिकित्सा करती है और उसमें व्यापक न हो इसके बारे में हमें सजग इस प्रकार का रहना है। अथ सम्यक अथ है ना सम्यक विरिक्तम विज्ञाय अपराह्ने
शैखरिक कषायेण सुपोषणेन परिशिक्षित। तो ये सब जो है कार्य वो अपराह्न तक पूरा हो जाना चाहिए। तो अपराह्न यानी कि दोपहर 3-4 बजे का इस प्रकार का समय रहेगा। तो तब तक ये विरोहबस्ती, वमन और विरेचन ये तीनों कार्य संपन्न हो गए, ऐसे इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। और शैखरिक कषायेन, शैखरिक कषायेन पापमार्ग के कषाय से सुपोषणेन परिशेषित तेनैव च कषायेण बाह्याभ्यन्तरा सर्वोदकार्थान् कारयेत् शश्वत्। और उसी कषाय से बाह्य अभ्यंतर जो भी उदकार्थ है वो उसी प्रकार से करें। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अगर कृमि कोष्ठ है, मैं दालचीनी का जल बताता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं या कृमि कोष्ठ जिनका है, उनको सुवर्ण और जो दालचीनी है वो बताता रहता हूँ पानी में डालने के लिए, और वो पानी लेने के लिए कहता हूँ। तो ये शैखरी कषाय ये अच्छा मुद्दा रहेगा कि अपामार्ग तो उसका पंचांग बना के रखना पड़ेगा। और वो चूर्ण देके उसका सिद्ध जल पिलाने के, पाने के लिए कहेंगे, पीने के लिए कहेंगे। तो एक बात बन सकती है कि ये कृमि का प्रकृति विघात करने में सक्षम होगा। और जो भी उदकार्थ है, उदक के जो भी प्रयोजन है, इसलिए पानी पीना है, उससे खाना पकाना है, तो या प्रक्षालन के लिए उदक के जो भी प्रयोजन है उन सभी के लिए इसका प्रयोग है। तो ये थोड़ा हमें देखना चाहिए इस प्रकार से। और किडनी फेलियर में जहाँ उदकवल स्रोत की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें शायद हम अगर इसके बारे में सोचेंगे कि उदकार्थ जो जिन द्रव्यों से हमें उदक सिद्ध करना है, उसका प्रयोग सभी में, खाना बनाने में भी वही करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में पानी का पचन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। बस्ती पार्श्व शिरशूली गागरी गोक्षुर साधिता, ये एक पेया जोड़े में आई है। बस्ती पार्श्व और शिर इस प्रकार के शूल में इस प्रकार के बताए गए। तो फणसलकर का कहना था कि ये जल का पचन करने वाला इस प्रकार का है। और 13वें अध्याय के जरिए बस्ती, हृदय और शिर ये तीन प्रधान मर्म इस प्रकार के हैं। और उसका अंदर से कनेक्शन है। अभी सीसीएफ वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें या फिर प्लेरल एफिजन वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें हमें जल के बारे में सोचना है। सीसीएफ में मूल रूप से रुद्रों की चिकित्सा करनी है, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। लेकिन प्लूरल एफिजन जो किडनी फेलियर में पाया जाता है या फिर फेफड़ों के विकारों में, कुछ विकारों में पाया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये पानी का पचन नहीं हुआ है शरीर में, तो एक तृण निग्रह ये बात होती रहती है कि पानी कम से कम पियो, पानी उबाल के पियो वगैरह वगैरह, पानी का काढ़ा बनाओ।
और ये सब मैं बताता हूँ कि 2 लीटर पानी में सोना और ये लाजा डालते हैं और सिकेड़ी पाउडर हम एक योग बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का अनुभव ऐसा है कि सिकेड़ी पाउडर डालते तो इसकी टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाती है और वो पी नहीं सकते उसको। तो मैंने अभी थोड़ा परिवर्तित कर दिया है कि सिकेड़ी का काढ़ा बना के वो लेने के लिए कहते हैं, या पाचन रसायन कषाय ये एक मैं प्रयोग में लाता हूँ। तो पाचन में शुंठी और धान्य ये पाचन के लिए अच्छे इस प्रकार के बताए गए हैं। वो दोनों का पाचन अन्नवन स्रोतस में भी और विगतमन स्रोतस में भी पाचन कराते हैं और स्नेह का भी पाचन करते हैं। अतिरौषध अनागच्छन् नचेत् जात्यादि दोषकृत उपेक्षते वेततो तिष्ठतिष्ठन्त्यां प्रातः नागरधाम्यां कोशं केवलमेव। अगर अनुवासन बस्ती प्रत्यागम नहीं हुआ और जाड्य वगैरह दोष नहीं है तो उपेक्षा करें उसको, रात भर भी आएगा नहीं तो भी चलता है। और फिर सुबह है नागर धान्यान्न या फिर केवल गर्म पानी इस प्रकार का देना। तो ये जो दो है द्रव्य नागर धान्यान्न, नागर और धान्य शुल्की और धनिया, उसके साथ में अगर रसायन का जो बताया गया है चूर्णम सोडम, तो गोक्षुर आमलक और गुरुचि, तो ये इसमें गोक्षुर है वो आंवला और गुरुचि ये तीनों रसायन है, तो इसलिए इसको रसायन चूर्ण इस प्रकार से नाम से कहा जाता है। तो मैंने अभी पाचन रसायन कषाय करके धान्य शुंठी और ये तीन द्रव्य गुरुचि गोक्षुर और धातु इस प्रकार से इनका काढ़ा उनकी भरण रखी है, काढ़ा बनाने के लिए कहते हैं काढ़ा सेवन करना है उसे। तो क्लेद निहरण, अब ये कंटकारी और गोक्षुर ये जो बताते हैं वो क्लेद निहरण करना है, खासकर क्लेद डिफ्यूजन में अब धातु का पचन करके उसको बाहर निकालने के लिए ये उपयुक्त इस प्रकार का रहता है। सीसीएफ में भी सांस फूलती रहती है, वास्तविक हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं करता, उसका बैक प्रेशर फेफड़ों पर आ जाता है और उसका बैक प्रेशर लीवर पे आ जाता है और लीवर बढ़ी हुई लगती है लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी नीचे आ जाती है इस प्रकार। अब ऐसे स्थिति में पेट फुला सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशाब भी खुलकर नहीं आती, तो पाचन करेंगे। सिकेड़ी कषाय मेन कंटेंट्स काय है, आई थिंक वैभव वाणी कैन प्लेस इट, मुझे तो याद नहीं है। कार्यकरण का मुझे अभी याद नहीं है, वो कंटेंट सामने आएंगे तो शायद चरक से ही लिया गया है। अभी तो मुझे पता याद नहीं है कहाँ से मैंने उसको उठा दिया इस प्रकार से। तो किसी को पता है तो डाल दे, नहीं तो फिर कल ये में डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर जल महाभूत का पचन नहीं हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए खास करके प्लूरल इफ्यूजन, ये बहुत सौम्य कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे दातार गुरु जी ने हरणु और शोधौषधि गुंफुड़ी ये दो चीजों का प्रयोग शुरू किया, जिसको वो रुक्क कहते हैं, नाभि के नीचे इस प्रकार से। वहां पे अगर पार्थिवत्व ज्यादा है या दाढ़ी इस प्रकार का है तो ये हरणु या शोधौषधि का प्रयोग वो करते थे और इससे बहुत कम मात्रा में था और धीरे 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 जल धातु का पचन होकर वो निकलता रहता है इस प्रकार का है। हम इसके जरिए ये वृक्षादि गुगुल या चंद्र प्रभावटी या हरित के बीच में जो मैं प्रयोग में लाता हूँ शास्त्र में, तो ये हम सोच सकते हैं कि उसको किस प्रकार से बाहर निकालना है।
अगर ज्यादा ही आवश्यकता है तो श्वेत पत्र का प्रयोग करते हैं, तो उससे खुलकर होता है। और फिर ये सिम्टम्स जल्दी कंट्रोल में आ जाते। तो बस्ती हृदय और मस्तिष्क, ये शिरो जो बताया गया, बस्ती पार्श्व शिरश्री प्रकार। तो हाइड्रोसिफेलस में भी ये काम हो सकता है। अभी नेत्र विकारों में प्रेशर बढ़ गया है, तो डायमॉक्स इस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है जो मूत्रल है। चंद्र प्रभेति विख्यात सर्वरोग प्रणाशिनी, इसमें नेत्र रोगम दंतशूलम दंत कर्णरोगम कर्णशूलम च नाशिनी। तो नेत्रशूल या नेत्र रोग में भी चंद्र प्रभा उपयुक्त है। ताराचंद में तो एलोपैथी चलती थी पूरी, की ओपीडी हो इस प्रकार से। सुकेड़ी भरड़, गुड़ुची धान्य शुंठी मुस्त चंदन उशीर कमल। तो ये शारंगर का योग है। तो गुड़ुची धान्य का शुंठी तो पता है, और चंदन उशीर नीले कमल, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं तो भूल गया था क्या है इस प्रकार से। तो ठीक है, इसका प्रयोग करते रहेंगे। मूत्र विरजनीय गणातील निळे कमळ सरांनी ऐड केले आहे। अच्छा, वो बीच में नहीं है क्या? मूत्र विरजनीय में सभी कमलों के प्रकार है। तो ये मूत्र के वर्ण को सुधारने, जैसे पानी शुद्ध करने के लिए गंधक या निवडी बीज का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार शायद मैक्युलर डिंजेशन मध्ये उपयोगी पडेल का? तो मुश्किल है बताना मैक्युलर डिंजेशन। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है आंखों में, तो अभी तो यंत्रों के सहायता से तत्काल इसके बारे में पता चलता है। पहले तो हाथ से होता था, अंगुली से परीक्षण करके प्रेशर ज्यादा है नहीं है, फिर थर्मोमीटर आ गया, और अभी तो कंप्यूटर के जरिए निदान होता रहता है उसका। तो ये अपधातु के पचन से संबद्ध है, और फिर उसमें अपधातु का पचन करके उसको निकालने वाले द्रव्य थे। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रप्रभा इसमें अच्छी कारीगर इस प्रकार की होगी। हमारे पास मरीज का मत है नेत्र विकार के, लेकिन इसके बारे में जरूर सोचना है कि जन्म हामूद का आधार पर चिन्ह। पहले एक मुद्दा ध्यान में रखना है कि सभी केसेस का डिटेल हिस्ट्री देना है, चाहे नेत्र रुग्ण हो, नेत्र का हो या और किसी का इस प्रकार का हो। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से लक्षण है, किस प्रकार के कारण है, वगैरह ये सब देखना पड़ेगा। और फिर एट्रोस सल्फिंग्स में यूज कर सकेंगे। अब देखो ऐसा है, दातार गुरुजी ने एक तरीका बताया या हरड़ू इस प्रकार के अपधातु का पचन यहाँ पे नहीं हो रहा, उसको पचन करके बाहर निकालने के लिए तरीका जो काफी लंबे समय तक चलता रहता है। और यकृत के लिए पहले वो आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते थे, फिर आरोग्यवर्धिनी के वो फलप्रदायी कषाय शुरू करें, फलप्रदायी गुगुल बनाए। तो ये भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि यकृत व्रतव स्रोतस्थ मूल स्थान है। तो फलप्रदायी कषाय का प्रयोग करेंगे या फलप्रदायी घनसा का प्रयोग करेंगे, तो एक अलग चीज रहेगी। लेकिन उन्होंने गुगुल का प्रयोग किया, फलप्रदायी नया पाठ इस प्रकार से प्रचलन में लाया।
तो शायद ये गोकुल विशद करने वाला पित्त रसात्मक तो क्लेश को दूर करके उसको बाहर निकालने में मदद करने वाला ऐसा होगा। अच्छा गर्भावन में वैसे गोकुल है ही, और भी में भी नहीं, और में नहीं है, और में है ना गोकुल लोहा बरोबर सूर्य समावू शकतो हा त्याला एकदम आता काय वाटलं काय सांगा आता एक केस मध्ये 7 वर्षाचा मुलगा उदरशूल ही कंप्लेंट आणि बलशुद्धी अनियमित USG पासून सिटीज पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन झाले आहेत. माइल्ड ऍनोपॅथी असं निदान आहे. उदर परीक्षणामध्ये नाभी प्रदेशी शूल आहे. मी शूल निदान करून चिकित्सा केली आहे. ओके. नाभी प्रदेशी शूलचा अजून काय विचार करता येईल? एक वीक मध्ये 40% उपशम आहे. सो ट्रीटमेंट कंटिन्यू केली आहे. तर आरोग्य योजनेमध्ये गुगुळ आहे. मलाही असं आठवत अभी नाभि के बारे में एक सिरा उनका मूल स्थान है, ये एक मुद्दा रहेगा। नाभि एक धर्म स्थान, ये भी बात ध्यान में रखिए। और फिर ये बात ध्यान में रखते हुए अगर नाभि में ही शूल ज्यादा है तो शूल निदान तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माझ्याकडे माझा आहे कार्ड, वापरलं तिथेच खालतीवरती कुठे आहे का बघितलं, कुठे आहे का पण तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है की एक सिस्टीम तिथेच खालतीवरती बघा त्या कप्प्यात मागे पडलाय असं काही झालंय. त्रिफला द्विगुण अयोध्या त्रिगुणंत शिलागतो चतुर्गुणम पुरम शुद्धम आरोग्यवर्धिनी। इसमें त्रिगुण शिलाजित चतुर्गुण पुराण गुगुल ये आरोग्यवर्धिनी में बताया गया है। ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं और उसकी कार्बोकता किस प्रकार से होती है, ये थोड़ा देखना जरूरी किस प्रकार का होता है। तो मैं त्रिमर्मीय की बात कर रहा था। तो बस्ती का फेफड़ों से, बस्ती का हृदय से, बस्ती और हृदय का शिर से इस प्रकार का संबंध है। उसको भले समझकर हमें संप्राप्ति ध्यान देनी चाहिए कि ये उदकव स्रोत स्वीकृत होकर किस प्रकार से या कार्डियक प्रॉब्लम्स या ये वहां पे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस इस प्रकार से, और हाइड्रोसिफेलस ये भी कंडीशन इस प्रकार की हो सकती है। तो इन सभी में अगर पानी का पचन करेंगे उदकव स्रोत पर काम करने वाली दवाइयों से, और फिर समुद्र एवं औदकाना नावाना ये बस्ती जो है वो उदकव स्रोत का स्थान है, बाहर निकाल दे तो सभी से वो बस्ती में आ जाएंगे और बस्ती से बाहर निकाले जाएंगे। जो मैंने एक शाखा कोष्ठ के बारे में बताया था, फिर ये जो बात बताए मूत्र से विद्रे सचे, उसमें मूत्र का कोष्ठ भी बस्ती ये है, और उसके जरिए भी दोष शाखा
मरमासी संधि में जा सकते हैं और वहीं पे वापस आएंगे तो उसको निकाला जा सकता है। तो मैंने काफी बार ये शाखा कोष्ठ गति के बारे में बोला है, फिर भी कल मुझे अगर याद दिलाओगे तो मैं इसके बारे में करूंगा, फिर से एक बार थोड़ा सा बोलूंगा। तो इसके जरिए ये जलवायु के पचन के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी बात निकली ये शैखरी का कषाय, अपामार्ग। तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अभी तो वर्षा तो चला गया, अपामार्ग का चूर्ण या इसका पंचांग मिलता है नहीं मिलता है बात पता नहीं है। लेकिन अगले इस बरस में वर्षा ऋतु के बाद अपामार्ग का संकलन करें और फिर उसको प्रचलन में अगर लाए या उसके सिद्ध अपामार्ग मिलन इस प्रकार के सिद्ध जल का सभी के लिए प्रयोग करना, ये जो बात बता रहे हैं, तो शायद ये एक बात बन सकती है कि हम भली भांति उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल मुझे एक बार वो शाखा कोष्ठगति के बारे में याद दिलाना, तो मैं उसके बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा बोलूंगा, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। नाभिमल पानी जैसा आ रहा, एयरबड से पोछने निकालते ऐसे कंप्लेंट का कोई इंटरप्रेट करे, उदक वह ही क्या कुछ आवे। तो नाभि का मल जो है वो वास्तव में खमल है, यानी कि मांस धातु का मल है। उसमें द्रवता क्यों आ रही है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो शायद उदगम स्रोतस और ये दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, तो शायद पता चलेगा कुछ इस प्रकार से। लेकिन ताउसमल के हिसाब से भी देखना है, ये आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इतहि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं नन्दन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान अपराध श्वास पुनरपि